और लगेज। हरे कृष्ण। ठीक है। हरे कृष्णा टू एवरीवन। देखो आज केमिस्ट्री का कौन सा टॉपिक है, श्रेणी क्रम। इलेक्ट्रिक करंट का सीरीज ग्रुपिंग करेंगे आज। तो देखो प्रतिरोध का समूहन, ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर्स। रेसिस्टर्स को ग्रुपिंग कैसे कैसे करते हैं विद्युत परिपथ में, दो तरीके से करते हैं। या तो एक श्रेणी क्रम में करते हैं या तो एक समांतर क्रम में करते हैं। श्रेणी क्रम को बोलते हैं इसमें सीरीज ग्रुपिंग, और समांतर क्रम समूहन को बोलते हैं पैरेलल ग्रुपिंग। या फिर बोलेंगे रेसिस्टर्स इन सीरीज और रेसिस्टर्स इन पैरेलल। इसको और क्या बोल सकते हैं, रेसिस्टर्स इन पैरेलल, और इसको बोल सकते हैं रेसिस्टर्स इन सीरीज। हाँ, रेसिस्टर्स इन सीरीज। तो आज पहले यही लोग देखेंगे क्या, रेसिस्टर्स इन सीरीज, यानी श्रेणी क्रम में कैसे प्रतिरोधों को जोड़ा गया है और उसका समतुल्य क्या होता है, समतुल्य का मान निकालेंगे। तो श्रेणी क्रम में देखो प्रतिरोध R1, प्रतिरोध R2, प्रतिरोध R3 लगा हुआ है श्रेणी क्रम में विद्युत परिपथ में, जिसका कि बैटरी का वोल्टेज V है और इससे विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है I है। और इसमें देखो अलग अलग बिंदु A B का विभवांतर V1, बिंदु B C का विभवांतर V2, बिंदु C और D का विभवांतर V3। इसमें एक ये चीज देखना होगा कि जो I करंट है पूरे से I जा रहा है, न कि उसका मान घट रहा है। और ये जो विद्युत विभवांतर V है जो पॉइंट A और D के बीच है, उसको कैसे निकालेंगे, पॉइंट AB का विभवांतर जोड़ेंगे प्लस BC का विभवांतर प्लस CD का विभवांतर। ठीक है। और देखो जब इस R1, R2, R3 तीनों प्रतिरोध का एक समतुल्य प्रतिरोध जब हम निकाल लेंगे, तब हमारा विद्युत परिपथ कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इलेक्ट्रिक सर्किट हमारा ऐसा बन जाएगा कि तीनों प्रतिरोध के जगह पर एक ही प्रतिरोध लगा दिए, जिसको बोलेंगे समतुल्य प्रतिरोध, और इंग्लिश में बोलेंगे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, है ना। ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है और हमारा बैटरी का वोल्टेज V रहेगा और करंट I रहेगा। ठीक है। तो हम इस R इक्विवेलेंट का मान निकालना चाहते हैं कि कितना होगा। ये भी विद्युत परिपथ वैसा ही काम करेगा जैसा कि यहाँ पे विद्युत परिपथ काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक सर्किट काम कर रहा है। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। तो सभी प्रतिरोधों में एक ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है, परंतु उनके सिरों के बीच विभवांतर उनके प्रतिरोधों के अनुसार अलग अलग होगा। तो इसमें देखो विद्युत धारा जो है I ही प्रवाह होगा, लेकिन सब में प्रतिरोध का मान अलग अलग होने के कारण R1 का मान कुछ अलग है, R2 का मान कुछ अलग है, R3 का मान कुछ अलग है। इसलिए जो विद्युत विभवांतर V1 है इसका भी मान चेंज होता जाएगा। ये नहीं कि V1 बराबर V2 बराबर V3, ऐसा नहीं कर सकते। V1 अलग है, V2 अलग है, V3 अलग है। और यहाँ पे कौन सा नियम लगेगा, ओम का नियम। ओम का नियम क्या कहता है कि जितना भी वोल्टेज ज्यादा होगा उससे करंट जितना भी बढ़ता जाएगा उसका वोल्टेज बढ़ता जाएगा। I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ये है ओम का नियम। या फिर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और I ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के लिए कांस्टेंट टर्म आता है V इक्वल टू IR। यही क्या है, ओम का नियम। और ओम के नियम से हम क्या लिख सकते हैं, इसमें क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू IR। देखो यहाँ लिख दिए V इक्वल टू IR, लेकिन R की जगह पे क्या है, R इक्विवेलेंट। ये वाला चित्र देखो, ये वाला चित्र से V इक्वल टू I करंट है और R इक्विवेलेंट क्या है, प्रतिरोध है। यहाँ लिख दिए V इक्वल टू IR इक्विवेलेंट। अब देखो चित्र 1 में जाना है, तो चित्र 1 से क्या लिखेंगे, बिंदु A B के बीच ओम का नियम लगाने पर, तो A और B यहाँ पे ओम का नियम लगाएंगे। तो ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम क्या कहता है, V इक्वल टू IR होगा। लेकिन यहाँ पे V क्या है, V1, I क्या है I, और R क्या है R1। तो यहाँ लिख सकते हैं V1 इक्वल टू IR1 ओम के नियम से। तो यहाँ पे एक इक्वेशन लिख दिए। ठीक उसी तरह हरे कृष्ण V2 इक्वल टू IR2। फिर उसी तरह यहाँ पे V3 इक्वल टू IR3। और हम जानते हैं ये जो V1 और V2 और V3 है अलग अलग पोटेंशियल है, इन तीनों को अगर जोड़ेंगे तो इस V के बराबर होगा। ठीक है। तो
तो इसलिए हम लिख सकते हैं V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये क्वेश्चन लिख सकते हैं। अब देखो V1 का मान क्या है, V1 का मान IR1 यहाँ रख दिए, V2 का मान क्या है IR2 यहाँ रख दिए, और V3 का मान क्या है IR3 यहाँ रख दिए। अब देखो यहाँ से I तीनों क्या कॉमन आ गया, बाहर आ गया, बचा क्या R1 प्लस R2 प्लस R3। और देखो इधर जो V था, V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं IR इक्विवेलेंट, तो V के जगह पे IR इक्विवेलेंट लिख लिए, तो ये जो लेफ्ट साइड I है ये I कट गया, R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी श्रेणी क्रम में जो समतुल्य प्रतिरोध होता है उसमें लगाया गया प्रतिरोध का योगफल के बराबर होता है। उसमें जितना भी प्रतिरोध लगेगा, यहाँ तो तीनों प्रतिरोध दिखा रहे हैं, मेरा मन होगा कि हम यहाँ पे एक और प्रतिरोध जोड़ दें R4, एक और प्रतिरोध जोड़ दें R5, जोड़ दिए ना, तो अब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा फॉर्मूला में R4 प्लस R5, इससे तो जुड़ते जाएगा, जितना प्रतिरोध रहेगा उतना जुड़ते जाएगा। ये नहीं कि तीन को फॉर्मूला देखे सिर्फ तीन को, इसका मतलब नहीं ये नहीं हुआ तीन हुआ, जितना भी प्रतिरोध रहेगा सब जुड़ जाएगा। आएगी बात समझ में। और क्या बोला, जो ये समतुल्य प्रतिरोध है उसका मान R1 से R2 से R3 से हमेशा ज्यादा होगा, ठीक है, हमेशा ज्यादा होगा, ठीक है। इस तरह से आज हम देख लिए क्या, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में समूहन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रतिरोधों का समांतर समूहन, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा टू एवरीवन।